ठीक है। सभी साथियों को वंदे मातरम। मैं गोविंदा भाई और नवीन भाई का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये सुंदर प्रयास शुरू किया है कि राजीव भाई की पुण्यतिथि पर और स्वदेशी दिवस पर जो ये सुंदर पहल उन्होंने की है कि राजीव भाई के जो समर्थक हैं उनको एक मंच पे लाने का और एक माध्यम से, एक पेज के माध्यम से उनको लाइव लेके आने का सुंदर प्रयास शुरू किया है। जो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेरा नाम अमरिंदर गर्ग है। मैं चंडीगढ़ में रहता हूं और चंडीगढ़ में राजीव भाई के सपनों का भारत, या राजीव भाई ने जो व्यवस्था परिवर्तन का काम शुरू किया था, उस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य हम कर रहे हैं। हमारी एक टीम है जो चंडीगढ़ में प्रयासरत है और ये जो राजीव भाई ने जो ज्योति हमारे अंदर जलाई है, उस ज्योति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस दौरान हमने, जैसे मैं 2015 में मैंने व्यक्तिगत रूप से राजीव भाई को सुना था। उसके बाद में जैसे राजीव भाई को सुना तो मैं बताना चाहूँगा 4 लोग थे हम। मैं चंडीगढ़ में नौकरी करता हूँ, तो वहाँ से हमने राजीव भाई को सुना। उसके बाद में मतलब मन में एक विचार आया कि उससे पहले हम चंडीगढ़ में किसी को नहीं जानते थे जो राजीव भाई का समर्थक हो या कुछ ऐसा हो, तो एक ऑनलाइन हमने राजीव भाई को सुना था। तो उसके बाद में मन में एक ऐसा भाव आया कि इस कार्य को जो राजीव भाई के जाने के बाद मध्यम पड़ गया है, या चंडीगढ़ में कोई राजीव भाई को जानता ही नहीं, जानते वो लोग थे लेकिन हम उनके साथ रूबरू नहीं थे, तो उस कार्य की शुरुआत की। तो उस दौरान हमने 2015-14 की बात है, हमने एक पत्रिका हमने छापी है जो लगभग 1 लाख से ज़्यादा संख्या में लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है। 10 रुपये इसकी कीमत हमने रखी है, सहयोग राशि इसकी, और ये लोगों के घर तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पिछली राजीव भाई की पुण्यतिथि पे हमने एक कैलेंडर लॉन्च किया था, आप देख सकते हो ये, जिसमें 12 महीनों के हिसाब से क्या खाएं क्या ना खाएं उसका विवरण दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा कार्य कर रहे हैं। बाकी जो व्यवस्था परिवर्तन का है उसमें राजीव भाई की कृपा से एक गुरुकुल हमने शुरू किया है, कुछ भाइयों ने मिलके हरियाणा में, हांसी में, हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हांसी शहर, तो वहाँ के गांव में हमारे रूप भाई जी हैं जिन्होंने अपना घर बार बेच के राजीव भाई से प्रेरित होके गुरुकुल की स्थापना की है। तो वो गुरुकुल चल रहा है। उसके बाद में एक किताब हो गई, पोस्टर हो गया, एक हमने 10 रुपये का पोस्टर भी तैयार किया जिसमें स्वास्थ्य की जानकारी दी गई है, और इस किताब में व्यवस्था परिवर्तन के बारे में और गुरुकुल के बारे में, अपनी चिकित्सा और बहुत से ऐसे विषय जो आज, जैसे एक छुआछूत का विषय है जो बहुत गंभीर विषय है, आज जो पूरे समाज को तोड़ रहा है, उस विषय पे भी हमने इस पे लिखा है। इसमें जो राजीव भाई के गुरुजी थे धर्मपाल जी, उनकी पुस्तकों में से कुछ अंश इसमें जोड़े हैं। इस तरीके से हमने 10 रुपये की पुस्तक तैयार की है। इसके अलावा पूरे भारत में अपने स्वर्ण प्राशन जो आचार्य मेहुल भाई हैं गुजरात से, उनके माध्यम से निःशुल्क चलाए जा रहे हैं, वो हमारी टीम पूरी भारत में ये कर रही है। और अभी जो आज का विषय है वो पंचकर्म का विषय है। जैसा कि बहुत से साथी पंचकर्म के बारे में जानते होंगे और बहुत से साथी ऐसे भी होंगे जो पंचकर्म के बारे में नहीं जानते होंगे। पंचकर्म, जैसे कि राजीव भाई ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं बिना दवाइयों के। हमारा खान पान सुधार के राजीव भाई ने मतलब बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया है। ठीक है, तो इसी दौरान मतलब जैसे 2015 में हमने सुना था, तो 2017 में करीब हमने निरंजन वर्मा जी का प्रोग्राम अपने पंचकुला में रखा था चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे हमें हमारी भेंट हुई आचार्य अखिलेश जी से। अखिलेश वैद्य जी हैं चंडीगढ़ में, हमारे गुरुजी हैं, जिनके माध्यम से हमने पंचकर्म सीखा है और प्रैक्टिकल किया है पूरा। और आज भी उनके माध्यम से हर रविवार को उनके वहाँ पे क्लास होती है।
तो पंचकर्म को साधारण भाषा में समझ देखो, पहले तो पंचकर्म की जरूरत क्यों है। जैसे राजीव भाई ने एक चिकित्सा बताई है, शोधन चिकित्सा, ठीक है। जैसे आयुर्वेद में दो तरीके की चिकित्सा है, एक तो समन चिकित्सा और एक शोधन चिकित्सा। तो समन चिकित्सा जो राजीव भाई ने बताई है, यानी कि कोई बीमारी आ गई तो उसको औषधि लेके हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और शोधन चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है, सरल भाषा में बात करें तो जैसे हम मोटरसाइकिल है कोई, ठीक है, मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, तो वो खटारा गाड़ी भी है तो वो सर्विस करने के बाद वो ठीक हो जाती है। यानी कि ठीक मतलब वो अपने एक रेगुलर उसमें आ जाती है। यदि किसी कोई मोटरसाइकिल रेगुलर चल रहा है, ठीक है, और वो दिक्कत करने लग जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में जैसे उसका तेल पानी बदल देते हैं, सर्विस कर देते हैं, तो उसके बाद में वो नई की तरह काम करने लग जाती है। नई तो नहीं होगी लेकिन नई की तरह काम करने लग जाती है। यानी कि उस गाड़ी की, उस मोटरसाइकिल की लाइफ बढ़ जाती है। उसका जो समय था, अगर वो ऐसी चलती रहती तो उसका इंजन खराब हो जाता या कुछ ऐसा होता, तो जिसकी वजह से वो खराब हो सकती थी, लेकिन सर्विस के बाद वो ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से पंचकर्म है। पंचकर्म क्या है, जैसे कुछ औषधियों के माध्यम से पंचकर्म यानी शोधन प्रक्रिया में आता है। शोधन यानी कि धोना, किसी चीज़ की सफाई कर देना, यानी कि जैसे सर्विस के में हम क्या करते हैं, तेल पानी बदल देते हैं। इसी तरीके से पंचकर्म में भी तेल पानी हम शरीर का बदल देते हैं। हमारी ये अष्टांग हृदय में जिसका हम अध्ययन भी करते हैं, राजीव भाई ने जो पढ़ी थी, तो मैं इसमें से बागवट जी ने शोधन प्रक्रिया यानी कि पंचकर्म के बारे में क्या कहा है, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि बागवट जी कहते हैं कि लंघन एवं पाचन क्रियाओं से शांत किए गए दोष समय पाकर कभी पुण्य कुपित हो सकते हैं। यानी कि जो दोष, जैसे राजीव भाई ने जो चिकित्सा बताई है वो समन चिकित्सा में आती है, औषधि लेके हम रोगों को ठीक करते हैं। तो कोई ऐसा दोष जैसे कैंसर हो गया, कोई भी बीमारी, तो हो सकता है वो दोबारा आ जाए, यानी कि दवाई लेके हम उसको ठीक कर रहे हैं तो हो सकता है दोबारा आ जाए। लेकिन यदि हम इसे पंचकर्म से या शोधन प्रक्रिया से ठीक करते हैं तो इसमें क्या कहा है बागवट जी ने, किंतु जो बमन विरेचन आदि संशोधन प्रक्रियाओं से शुद्ध किए कर दिए जाते हैं उनका पुण्य प्रकोप नहीं होता है। अर्थात जो रोग पंचकर्म प्रक्रिया से ठीक कर दिए जाते हैं वो दोबारा भविष्य में नहीं आते हैं। अभी पंचकर्म क्या है, यानी कि पंचकर्म जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि पंचकर्म के 5 भाग हैं, पांच कर्म है। तो उससे पहले पंचकर्म के 2 भाग हैं, एक तो पूर्व कर्म है, एक प्रधान कर्म है। पंचकर्म का प्रधान कर्म यानी कि उसमें 5 हैं और जो पूर्व कर्म है उसमें 2 हैं। पूर्व कर्म क्या है, पूर्व कर्म यानी कि पंचकर्म से पहले का एक कार्य है जो हम करते हैं जिसके माध्यम से शरीर को तैयार करते हैं पंचकर्म के लिए, ठीक है। जिसमें सबसे पहले है स्नेहन। स्नेहन यानी कि शरीर को आंतरिक और बाहरी अंदर से और बाहर से स्नेहन यानी कि तेल से हम चिकना करते हैं। अंदर से भी करते हैं यानी कि अंदर से घी तेल पी के और बाहर से घी तेल लगा के, इस तरीके से हम शरीर को पूर्व कर्म मतलब जो स्नेहन है पंचकर्म का भाग उसके लिए तैयार करते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे कि हम स्नेहन करेंगे, तेल से मालिश करेंगे, तो जो हमारे शरीर में पूरे शरीर में हमारे व्यापक रूप से वात पित्त कफ जमे हुए हैं, ठीक है, तो जैसे हम मालिश करना शुरू करेंगे तो वो अपने स्थान से हिल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में स्नेहन प्रक्रिया संवेदन प्रक्रिया आती है। स्नेहन यानी कि तेल से मालिश करना और संवेदन यानी कि पसीना लेना। तो एक यंत्र आता है जिसको स्टीम यंत्र बोलते हैं, उसके माध्यम से आप मैं आपको बता दूं वो जैसे कि स्टीम बाथ भी बोलते हैं उसको, यानी कि पसीने से स्नान करना। तो एक बाजार में यंत्र आता है जिसमें गले तक आप उसके अंदर आ जाते हो और एक स्टीमर होता है साथ में जिसके द्वारा भाप स्नान हो जाता है। तो जितने भी जो हमने स्नेहन के माध्यम से जो हमारे दोस्त जमे हुए थे उनको हिलाया था, तो वो संवेदन के माध्यम से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वो वहाँ से हिल के
पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर चले जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, वो वहां से हिल के हमारे कोष्ठ यानी कि पेट में आ जाते हैं। ये दो प्रक्रिया पंचकर्म के पूरक भाग हैं। ठीक है, पूर्व भाग है ये। और उसके बाद में मेन आ जाता है, मुख्य पंचकर्म आ जाता है। पंचकर्म में सबसे पहले मुख्य है बमन। बमन क्या है कि औषधीय युक्त पानी या कोई काढ़ा तैयार करते हैं हम, उसको पिला के उल्टी कराना। तो उसका लाभ क्या है, जो बमन से मतलब मुख्य कफ दोष का शमन होता है। बाकी हर चीज़ से मतलब कोई भी हम प्रक्रिया करेंगे तो वो वात पित्त कफ तीनों पे काम करती है, लेकिन प्रधानता जो रोगों की ठीक करने की है वो इसमें जो कफ में है, इसमें जो बमन में है वो कफ को ठीक करता है। तो क्या करते हैं हम, जैसे औषधीय युक्त पानी पीते हैं, काढ़ा तैयार करते हैं, तो वो रोगी को पिलाते हैं, या मतलब कोई भी साधारण व्यक्ति जो पंचकर्म करना चाहता है वो पी सकता है। ठीक है, उसको पी के 1.5 लीटर 1 लीटर के करीब जितना उसमें पीने की क्षमता है वो पिला देते हैं। उसके बाद में उसको उल्टी करा देते हैं। तो उससे क्या होता है, जितने भी उसके छाती में, खासकर वो छाती में होता है और अमाशय में होता है, उससे पूरी अमाशय की सफाई हो जाती है और जो जमे हुए दोष थे वो बाहर आ जाते हैं। ये है मतलब पंचकर्म का पहला भाग, जिसको बमन बोलते हैं। ठीक है। और पंचकर्म से पहले कुछ चीज़ों का मतलब ध्यान भी हमें रखना चाहिए, रखते भी हैं कि जैसे एक तो पंचकर्म के अनुकूल वातावरण होना चाहिए। जैसे कि यदि बाहर मौसम खराब है या कुछ ऐसी स्थिति है या व्यक्ति बीमार है जिसको करा रहे हैं, तो बुखार है, तो उसको नहीं कराना चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ, जैसे कि ये मैं मुख्य आपको मोटा मोटा सा बता रहा हूँ। आप पंचकर्म के लिए मतलब अष्टांग हृदय में या और काफ़ी आपको मतलब यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हो वो। तो उसमें क्या होता है, जैसे बमन के बाद में आता है विरेचन। विरेचन कराने से पहले क्या करते हैं हम, रोगी को या जो भी व्यक्ति को कराना है, स्नेहन यानी कि घी पिलाते हैं, ताकि जो विरेचन की औषधियाँ होती हैं वो बहुत तेज औषधियाँ होती हैं। मैं आपको औषधियाँ बता दूंगा मोटी मोटी सी, जो साथी करना चाहते हैं बमन विरेचन बस्ती वो घर पे कर सकते हैं। आसान है, बहुत आसान है। एक बार ये आपने कर लिया तो मुश्किल नहीं आएगी। तो 4-5 दिन हम स्नेहन पिलाते हैं, 50 ml 100 ml हर रोज़ घी पिलाते हैं। और उसके बाद में मतलब उसको पाचन कराते हैं, उसको भोजन कम करा के साधारण मतलब गर्म पानी या ऐसा कुछ हम देते हैं जिससे घी का पाचन हो। तो उससे क्या होगा, अगर हम पहले विरेचन के बारे में बता दूं। विरेचन क्या है, दस्त लगाना। उससे क्या होगा, जो भी कचरा आपके बड़ी आंत में है, ठीक है, बड़ी आंत में नहीं, छोटी आंत में है, जो भी कचरा आपका छोटी आंत में है वो कचरा विरेचन के माध्यम से साफ हो जाएगा। दस्त लगाने की हम औषधि देते हैं, दस्त के माध्यम से आपकी पूरी छोटी आंत की सफाई हो जाएगी। तो उसमें मतलब मुख्य आपका पित्त दोष है, पित्त दोष को ठीक करती है। उसके लिए हम मतलब घी पिलाते हैं और सुबह 5 बजे 6 बजे औषधि तैयार करते हैं। आप मतलब जो अष्टांग हृदय में दी हुई है वो भी ले सकते हो। उसके अलावा एक बनी बनाई औषधि आती है अविपत्तिकरण चूर्ण, तो उसको आप 5 बजे 6 बजे 1 चम्मच 2 चम्मच, वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है, वो उसका पेट कैसा है। कईयों को 4-4 चम्मच दे दो तब भी विरेचन नहीं होंगे। वो हर व्यक्ति का अलग नेचर होता है, उस पर डिपेंड करके मतलब चिकित्सा या चिकित्सक को स्वयं निर्धारित करना पड़ता है कि वो क्या करना है। तो उसके बाद में मतलब मुख्य ये पहला बमन हो गया, फिर आ गया विरेचन। उसमें बड़ी आंत छोटी आंत की सफाई होगी। पहले हमने अमाशय से ऊपर की सफाई कर दी, गले से और अमाशय के बीच में, ठीक है। उसके बाद में विरेचन से बड़ी आंत छोटी आंत की सफाई हो गई। और उसके बाद में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं, जैसे अष्टांग हृदय में स्नेहन और स्वेदन के बारे में, इसके बमन विरेचन के बारे में क्या बोला गया है। जैसे कि महर्षि वाग्भट जी ने जो इसकी प्रशंसा की है बमन विरेचन की, वो इस प्रकार है। जैसे कि बमन विरेचन बुद्धि को निर्मल करता है, इंद्रियों को बल प्रदान करता है, रस रक्त आदि धातुओं में स्थिरता ला देता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, चिरकाल
तक वृद्धता की चिरकाल तक वृद्धता को समीप नहीं आने देता। यही भाव जीवन में अपेक्षित होते हैं। यानी कि देखो इसमें सब कुछ आ गया। जो व्यक्ति वमन विरेचन करेगा और स्नेहन संवेदन करेगा वो वृद्ध नहीं होगा, यानी कि बूढ़ा नहीं होगा। बुढ़ापा उसके पास इतनी आसानी से उसके पास बुढ़ापा नहीं आएगा। और जो व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा वो बीमार नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति वृद्ध नहीं होगा बीमार नहीं पड़ेगा। यानी कि सभी चीज का निचोड़ वमन विरेचन में आ गया। और महर्षि वाग्भट जी ये चीज बोल रहे हैं, जो मतलब जिन्होंने इतने मतलब ये केवल महर्षि वाग्भट जी ने नहीं, ये हमारे पास भाव प्रकाश है, ये सब ऋषियों ने इसके बारे में, पंचकर्म के बारे में, वमन विरेचन के बारे में प्रशंसा ही की है। ठीक है। और जो व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा वो तो मतलब चिरकाल तक जीवित रहेगा। जैसे इसमें बोल रहा है कि जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति की जठराग्नि ठीक नहीं है, जैसे राजीव भाई ने भी बोला है कि सबसे ज़्यादा काम हमें जठराग्नि पे करना है। जो जिस व्यक्ति की जठराग्नि ठीक नहीं है वो व्यक्ति बीमार रहेगा, क्योंकि जठराग्नि ठीक ना होने से भोजन का पाचन सही से नहीं होगा। ठीक है। तो अगर हमारी जठराग्नि ठीक रहेगी तो भोजन का पचा जो भी हम खाएंगे वो पचेगा। तो वमन विरेचन से हमारी जठराग्नि भी ठीक होगी, हम वृद्ध भी जल्दी नहीं होंगे और शतायु होंगे। जैसे स्नेहन संवेदन में पीछे वाग्भट जी ने बताया है कि स्नेहन संवेदन का यदि हम उपयोग करते हैं तो शतायु होते हैं। शतायु यानी कि 100 साल तक जीवित रहते हैं। ये महर्षि वाग्भट जी बोल रहे हैं कि पंचकर्म के माध्यम से हम 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है। सबसे मतलब पंचकर्म के दो मैंने बता दिया आपको। वमन यानी कि उल्टी के माध्यम से जो अमाशय तक के दोष हैं वो बाहर निकालना। वमन में एक चीज़ के बारे में और बताना चाहूँगा कि हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम औषधि ले रहे हैं वमन के लिए उसका पाचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शोधन प्रक्रिया है। तो इसमें जैसे अमाशय से हम पेट को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, औषधि पिएंगे और कंठ में हाथ लगा के सारा पानी जो भी हमने पिया है उसको बाहर निकाल देंगे। तो आप देखोगे जब आप ये करोगे आपको एक मतलब शरीर में इसके करने के बाद हल्का महसूस होगा। और जो जितना भी कफ आपके छाती में जमा हुआ है, पेट में जमा हुआ है, अमाशय में जमा हुआ है, वो सारा बाहर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से विरेचन में है, जो आप औषधि लोगे वो पाचन, विरेचन की तो पाचन होगी ही नहीं, तो वो पूरी इसमें बड़ी छोटी आंत की सफाई कर देगी। तीसरा है बस्ती। और बस्ती के बारे में मैं आपको मतलब बताने से पहले एक उसकी प्रशंसा बता देता हूँ। बस्ती के बारे में मतलब जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो कुछ ऋषि मुनि कहते हैं कि ये आधी चिकित्सा है और कुछ ऋषि मुनि कहते हैं कि ये संपूर्ण चिकित्सा है। यानी कि यदि आप केवल बस्ती कर रहे हो, पंचकर्म की एक प्रक्रिया है, वैसे तो एक मतलब जो नियम है उस हिसाब से करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इतना समय ही नहीं है। रोगी मतलब मरणावस्था में आ रहा है, वो उसके पास मतलब मरने के लिए तैयार बैठा है वो। ठीक है। तो उसके लिए बस्ती सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्टिव है। बस्ती क्या है, हम एक बस्ती दो प्रकार से होती है। एक तो निर्हुन बस्ती होती है, एक स्नेहन बस्ती होती है, जिसको अनुवासन बस्ती भी बोलते हैं। अनुवासन बस्ती में क्या है कि स्नेहन यानी कि तेल घी हम गुद्दा द्वार से, पीछे के मार्ग से गुद्दा द्वार से बड़ी आंत में डालते हैं। इसी प्रकार से निर्हुन बस्ती यानी कि हम काढ़ा तैयार करते हैं। 1 से 1.5 लीटर काढ़ा हम गुद्दा द्वार से व्यक्ति के बड़ी आंत में डाल देते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मतलब हम ध्यान जो रखते हैं कि जो बस्ती हम करते हैं वो रोगी पे जो औषधियाँ उसमें उपयोग करते हैं उसमें मतलब बहुत सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। वो ज़्यादातर रोगी की बीमारी के हिसाब से होती है। यदि किसी को कैंसर है तो उस प्रकार से औषधि उसमें डाली जाएगी। किसी व्यक्ति का पित्त ज़्यादा है तो उसमें मतलब हम ज़्यादा घी का उपयोग करेंगे। यानी कि जो स्नेहन की बात कर रहा हूँ मैं, घी तेल की डालने की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मतलब हम घी को डालेंगे। अगर किसी का कफ दोष बढ़ा हुआ है तो उसमें हम तेल का उपयोग करेंगे। जैसे कि तेल आपको पता है कि कफ और वात को ठीक करता है, और जो घी है वो पित्त को और वात को समन करता है। यदि मतलब इसमें उल्टा हो जाएगा तो फिर मतलब वो नुकसान कर सकता है। यानी कि नुकसान कैसे कर सकता है, यदि किसी व्यक्ति का पित्त पहले से भड़का हुआ है, यदि हम उसको स्नेहन से बस्ती कर देंगे या
स्नेहन से मालिश कर देंगे तो उसका पित्त भड़कने का और डर रहता है। तो ये हमें मतलब ये चीज़ें थोड़ा सा अभ्यास से आ जाती है। इसमें मतलब कुछ और बस्तियां भी हैं, उत्तर बस्ती, वो उस बस्तियों के प्रकार है। मुख्य मतलब दो ही हैं, स्नेहन बस्ती और निरोन बस्ती। निरोन बस्ती में हम गुद्दा द्वार से 1-1.5 लीटर पानी डाल देते हैं और उसके बाद में वो 10-15 मिनट उसको रोकने के लिए बोलते हैं। उसके बाद में वो फ्रेश हो जाता है, मतलब नॉर्मली उसका और ये बस्ती हम एक दिन में उसी समय मतलब उसी दौरान 2 से 3 बार कर देते हैं। पहली बार में तो हम नॉर्मल इतना ज़्यादा उसमें घी तेल नहीं डालते, क्योंकि जो मल जमा हुआ है उसकी सफाई हो जाती है। आप बस्ती कैसे करें और बस्ती में मुख्य क्या चीज़ें उपयोग करें वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये मदन फल, एक मदन फल औषधि आती है जिसके बारे में मतलब आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि ये औषधि मतलब सारी औषधियाँ आप एक तरफ रख दो और शोधन प्रक्रिया में, और मदन फल एक तरफ है, ठीक है। मदन फल हमारे शरीर में गया तो वो बाहर आएगा ही आएगा, वो ऊपर के मार्ग से आए या नीचे के मार्ग से आए वो शरीर में नहीं रुकेगा। मतलब इतना ज़बरदस्त उसका इफेक्टिव है कि वो सब कुछ मतलब निकाल के अपने साथ में ले आता है। तो 2-3 हम मदन फल व्यक्ति के हिसाब से डाल देते हैं, काढ़े के हिसाब से। मदन फल को आप कूट के दरदरा कर लें रात को जौं की तरह, और उसमें जैसे दूसरा मदन फल के साथ में निशोत जरूर डालें। निशोत का काम है कि विरेचन कराने की निकालना उसको जो मल है, और उसके साथ में सेंधा नमक और शहद का काम रेचक है। शहद खुरचने का काम करता है, जो भी मल उसमें जमा हुआ है तो वो खुरच के सारा बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये बस्ती है, आप जरूर करें। ये 3 कर्म हो गए हैं, बमन विरेचन बस्ती। पंचकर्म के ये मुख्य 3 ही हैं। और इसके बाद में आता है नस्य। नस्य में मतलब जैसे कि आप देखोगे बमन विरेचन बस्ती में यहाँ तक हमारे कंठ तक की सफाई हो गई है, ठीक है। लेकिन दिमाग और नाक वगैरह की सफाई के लिए हमें नस्य करनी चाहिए। नस्य के लिए जो आयुर्वेद में विभिन्न तरह की नस्य है, जैसे हमारी पंचकर्म नस्य है, पंचगव्य नस्य है, ठीक है। लेकिन जैसे जो यहाँ पे पंचकर्म में नस्य का उपयोग करते हैं शोधन प्रक्रिया के लिए, हम अणु तेल का उपयोग करते हैं। अणु तेल में मतलब 4-4, 5-5, 10-10 बूंदे हम दोनों नाक में, जैसे सबसे पहले तो स्नेहन कर लेते हैं पूरे शरीर का। ये स्नेहन के साथ भी कर सकते हो आप, जिस दिन आप स्नेहन सेवेदन कर रहे हो उस दिन भी आप नस्य कर सकते हो। तो दोनों नाक में तेल डालना है, अणु तेल, और उसको अंदर ले जाके और एक बार और बता देता हूँ मैं, आयुर्वेद में दिमाग का दरवाजा बोला गया है नाक को। यानी कि कोई भी चीज़ यदि दिमाग में प्रवेश करवानी है तो वो नाक के थ्रू ही जाएगी, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यदि आपको कोई नाक में समस्या है, ठीक है, उसको ठीक करना है, अगर आपको कोई दिमाग में समस्या है, ठीक है, तो उसको ठीक करने का काम सिर्फ नस्य ही कर सकती है, दूसरी कोई चीज़ दिमाग तक नहीं पहुंच सकती। जैसे कि पंचकर्म नस्य है, ये अपना पंचगव्य नस्य का हम उपयोग करते हैं, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव है। जो साथी मतलब रोज़ नस्य करनी भी चाहिए हमें, तो नस्य ज़रूर करें। उससे मतलब जो भी आपका नाक में कफ जमा हुआ है वो सारा बाहर आ जाता है। तो नस्य के बारे में महर्षि भागवत जी ने क्या बोला गया है, जो भी प्रतिदिन स्नेहन नस्य यानी कि स्नेहन घी तेल की नस्य लेता है, ठीक है, उसकी त्वचा, कंधे, गर्दन, मुखमंडल, छाती ऊंचे हो जाते हैं, यानी कि वो प्रसन्न रहता है, और इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है। इंद्रियां यानी कि आँख, नाक, मुंह, कान, ये अपने अपने विषय को, जिस व्यक्ति को कम सुनाई देता है, अगर वो नाक में घी डाल लेगा या नाक में अणु तेल से नस्य करेगा, एक तो उसके नाक में जो कफ जमा हुआ है वो सारा बाहर आ जाएगा, साथ में आपके कान भी ठीक होंगे, आपकी आंखें भी ठीक होंगी, आपका दिमाग भी ठीक होगा, और आपकी मतलब जो बोलने की क्षमता है, जो वाणी है, वो भी उसमें भी सहीपन आएगा, ठीक होगी वो भी। और जो व्यक्ति मतलब जिस व्यक्ति के बाल सफ़ेद हो चुके हैं,
उसके बाल भी काले हो जाएंगे। तो ये नस्य का काम है। ये पंचकर्म के 4 भाग हो गए हैं, 4 कर्म हो गए हैं पंचकर्म के। सबसे पहले मतलब उसका पूर्व कर्म में आया था हमारा स्नेहन संवेदन, जिसमें तेल से शरीर की मालिश करते हैं और पसीना लेते हैं संवेदन यंत्र के माध्यम से। उसके बाद में पंचकर्म के जो मुख्य भाग हैं, मुख्य कर्म है जो बवन यानी कि उल्टी के माध्यम से जो हमारे छाती में कोष्ठ में जमे हुए दोष हैं उसको बाहर निकालते हैं। और विरेचन यानी कि जो हमारी छोटी आंत में कचरा जमा हुआ है उसको बाहर निकाल देते हैं। और बस्ती यानी कि हमारी जो बड़ी आंत है, एक बात और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, यदि आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत गंदी रहेगी तो आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। क्योंकि बड़ी आंत और जैसे छोटी आंत का तो काम ही है कि चूसना, यानी कि जैसे कि भोजन करते हैं, भोजन के बाद में रस बनता है, ठीक है, पहले मत्स्य में जाता है, मत्स्य में पाचन होता है, उसके बाद में रस बनता है तो वो छोटी आंत में चला जाता है। और छोटी आंत का काम क्या है कि उसको चूस के, उसमें से रस चूस के खून में मिलाना, यही काम बड़ी आंत का है। बड़ी आंत मतलब दिन में 2 समय मल को त्यागने में काम करती है और बाकी उसका काम सिर्फ चूसना है। तो यदि आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत गंदी रहेगी, जो होती भी है, आप देखो आप स्नेह संवेदन कर रहे हैं अपना हर समय, मतलब घी तेल खाते हो, अगर कहीं भी घी तेल है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चिपकता है। आप ये चीज़ देखो कि जैसे आप कुछ भी मतलब सुबह मल त्यागते हो, ठीक है, तो कई बार वो चिपका आता है, ठीक है। जो मल आपकी टॉयलेट सीट पे, आपकी मल जहाँ पे आप त्याग रहे हो उसमें चिपका आ रहा है, तो क्या वो आपकी बड़ी आंत में नहीं चिपकता होगा? क्या वो आपकी छोटी आंत में या शरीर में वो कचरा इकट्ठा नहीं करता होगा? ठीक है। तो हम मतलब अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस करवा रहे हैं, सब चीज़ की सर्विस करा रहे हैं, लेकिन अपने शरीर की सर्विस कभी नहीं करते हैं, ठीक है। जो मतलब भगवान ने इतनी जटिल प्रक्रिया से हमारे शरीर को तैयार किया है, जो सबसे मतलब मुख्य, जो मतलब इंसान कभी नहीं बना सकता। बाइक भी बना दी इंसान ने, एक से एक नई से नई गाड़ी जहाज वो तैयार कर रहा है, ठीक है, उसकी वो सर्विस करता है, लेकिन अपने शरीर की नहीं करता है, ठीक है। यदि वहाँ पे मल चिपका रहेगा तो वो दोष पैदा करेगा, खून में मिलाएगा, और खून से ही आप एक चीज़ देखोगे, जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे खून से होते हैं, ठीक है। आप कोई भी टेस्ट ले लो वो खून से होते हैं, क्योंकि खून में ही दोष होता है। कोलेस्ट्रॉल का लगा लो, का किसी भी चीज़ का आपका चेक होगा तो कोलेस्ट्रॉल भी खून में चेक होता है, आपका शुगर लगा लो, बीपी लगा लो, मतलब जहाँ तक टेस्ट आपके खून से ही संबंधित है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर आपका है। तो यदि आपका खून सही रहेगा, और खून तब सही रहेगा, आप भोजन तो अच्छा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पहले से वहाँ पे जमा हुआ मल है, ठीक है, वहाँ पे कचरा पहले से जमा है। तो एक तो उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो जो उसके पोर्स हैं, जो छोटी आंत जहाँ से चूसेगी, जिसमें से रस बड़ी खून में मिलाएगी वो, तो वो बंद हो जाते हैं। तो जैसे आप विरेचन करोगे तो वो उसके माध्यम से खुल जाएंगे, वो अपने छेदर थोड़े बड़े हो जाएंगे, जिससे बहुत आसानी से छोटी आंत को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आसानी से उसको रस को खून में मिला देगी, ठीक है। और फिर इसी तरह से बस्ती है, बस्ती में आप काढ़ा तैयार करके जब डालोगे तो वो बड़ी आंत की सफाई कर देगी। और सबसे ज़्यादा मल जो चिपकता है वो बड़ी आंत में ही चिपकता है, ठीक है। तो बड़ी आंत की आप हफ्ते में 2 हफ्ते में सफाई ज़रूर करें, ठीक है। सिंपल ऐप, अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता तो बाज़ार में एक पोट आता है जिसको बस्ती पोट या अनीमा पोट बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी में जो एलोपैथी वाले इलाज करते हैं वो अनीमा बोलते हैं, इसको अनीमा पोट है, ठीक है। तो आप वो ले आइए, उसमें नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते तो सिंपल गर्म पानी कीजिए, ठीक है, उसमें सेंधा नमक मिलाइए, शहद मिलाइए, और स्नेहन यानी कि तेल घी अपनी प्रकृति के अनुसार, अगर आपकी पित्त की प्रकृति है तो उसमें आप घी मिला लीजिए, अगर आपकी कफ की प्रकृति है तो उसमें तेल मिला लीजिए, उसके माध्यम से आप सफाई कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में मैंने बताया नस्य है, ठीक है। नस्य में मतलब नाक में आपको घी तेल से नस्य करनी है, जितना भी म्यूकस है इसमें, मतलब नस्य में एक तो कई तरह से आ जाती है, जैसे
नसें नासिका से भी आ जाती है, इस अणु तेल से भी आ जाती है। जो अष्टांग हृदय में दिया है वो अणु तेल से दिया है, ठीक है। और एक और जैसे जल नेति भी नशे में ही आएगी। जल नेति से आप नाक की जितना भी म्यूकस है वो खुल जाता है। इसी तरह से मतलब सूत्र नेति है, धागे को मुंह नाक में से डाल के मुंह में निकालना है, तो जी इसमें भी जितना आपका कफ जमा हुआ है वो सारा बाहर आ जाता है, ठीक है। और आखिरी में जो है वो है पांचवी प्रक्रिया जो है वो है धूमपान। यानी कि धूमपान एक धूमपान कैसे किसी धुएं को अपने शरीर में लेके जाना है। वो कैसे लेके जाना है, कुछ अपनी बीमारी के हिसाब से आपको औषधियाँ देखनी है। जैसे गूगल का धुआं हो गया या गाय के गोबर का उपला हो गया, गाय के घी का वो हो गया। तो आपने कुछ ऐसा तैयार करना है, जैसे आजकल धूम्रपान करते हैं उस तरीके से मतलब आप कर सकते हो हुक्के टाइप में उसमें, लेकिन आपने तम्बाकू नहीं डालना है, उसमें औषधियाँ डालनी है और उसका धुआं आपने नाक के माध्यम से मुंह के माध्यम से अपने शरीर में लेके जाना है, जिसको मतलब आयुर्वेद में पंचकर्म का एक भाग पांचवी प्रक्रिया बोला गया है। और इसके लाभ क्या है, जैसे धूमपान के लाभ, कास यानी कि खांसी, श्वास यानी कि जिसको सांस की दिक्कत है, पीनस यानी कि जिसको जुखाम है, और स्वर भेद यानी कि जिसको मुख में मतलब बोलने की कुछ भी समस्या है, और मुख एवं नासिका की दुर्गंध यानी कि जिसको मुंह में से या नाक में से बदबू आती है, और मुख का पीलापन जिसका मुंह पीला हो गया यानी कि पीलिए के लक्षण है जिसमें, केश दोष यानी कि बालों का झड़ना टूटना और सफेद होना, कान मुख नाक में शराब का निकलना यानी कि नाक में से कान में से और आँख में से लगातार यदि आपके शराब हो रहा है, आँखों में से पानी आ रहा है, कानों में से पीक आ रही है, नाक में से कफ बह रहा है, नज़ला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो उसकी सबका इलाज महर्षि भागवत जी ने धूमपान बताया है, ठीक है। धूमपान में मैं मतलब औषधियाँ आपको बता देता हूँ कुछ, बाकी तो हर उसमें अलग अलग औषधियाँ उपयोग करनी है जो मतलब इसमें मुख्य दी गई है। देखो मैं आपको जो इसमें बताया गया है, लाख, कमल, नील कमल, बरगद, गुल्लर, पीपल, पाकर, लोथ की छाल, मिश्री, मुलेठी तथा अमलतास की छाल, पद्म काष्ठ, मजिष्ठ, कूट, तगर, कूट, मतलब ये औषधियाँ कुछ बताई गई हैं। और इसमें भी मतलब हर व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से बताया गया है। यानी कि यदि किसी की प्रकृति ऐसा है कि उसको थोड़ी सी उससे ही समस्या हो जाती है, धुएं से समस्या हो जाती है, तो उसके लिए मृदु यानी कि कम धूम्रपान कराएं, ठीक है। और जिसको मतलब ठीक ठाक है उसके लिए मध्यम है, और जिसको मतलब कोई समस्या है ही नहीं, मतलब पता जो मतलब धुआं कितना भी धुआं पता भी ना लगता उसको, तो उसके लिए कठिन वाली यानी कि जिसको इसमें तीक्ष्ण धूमपान बोला गया यानी कि तीखा तेज धूम्रपान आप करा सकते हो। तो ये पंचकर्म का मैंने आपको आज बताया, ठीक है। तो आप साथी जरूर पंचकर्म करें, और ये मतलब हमारा उद्देश्य यही है कि राजीव भाई का जो कार्य है जो उनके जाने के बाद रुका नहीं है, धीमा हुआ है, लेकिन वो आगे बढ़े। और उसी संदर्भ में मतलब हमने एकीकरण अभियान भी शुरू किया है। राजीव भाई के समर्थक जितने समर्थक हैं राजीव भाई के, मतलब पता नहीं क्या बात है कि राजीव भाई के समर्थक एक नहीं होना चाहते हैं, ठीक। तो अभी समय है, वो जो भी मतलब परिस्थितियाँ, जो विपरीत परिस्थितियाँ आप देख रहे हो अभी, मतलब कोई बीमारी भी नहीं है लेकिन फिर भी पूरा मतलब सिस्टम बंद कर दिया गया है और दोबारा करने की तैयारी भी हो रही है, लॉकडाउन दोबारा लगाने की तैयारी हो रही है। तो इसके खिलाफ हमें मतलब एक होना ही पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे, ठीक है, तो वो हमें तोड़ने का हर दम प्रयास कर रहे हैं और हम टूट भी रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक होना पड़ेगा। सबसे पहले राजीव भाई के जो समर्थक हैं, जो अपने आप को राजीव भाई के समर्थक बोलते हैं, उन्हें एक होना पड़ेगा। आपसी मतभेद जो भी हैं वो अपने घर पे रखें, और उसके लिए मतलब जो भी कार्य राजीव भाई ने हमें दिए हैं उसके लिए एक हो जाएं। तो यही मतलब
मेरी मन की इच्छा है और राजीव भाई की भी शायद यही इच्छा होगी कि जो उनके लोग हैं वो एक होकर कार्य करें, और जो उनका अधूरे कार्य है, राजीव भाई का जो अधूरा कार्य है, जैसे गुरुकुलीय शिक्षा है, जो वो चाहते थे कि भारत में गुरुकुलीय शिक्षा हो, न्याय पद्धति हो, और जितने भी मतलब उनके स्वदेशी के कार्य थे, व्यवस्था परिवर्तन के कार्य थे, उनको लेकर हम प्रयासरत हैं। हमारा सिर्फ आयुर्वेद पर केंद्रित नहीं है, हम हर विषय को लेके चल रहे हैं। न्याय व्यवस्था के लिए भी हम कार्यरत हैं, और जो भी मतलब आज षड्यंत्र चल रहे हैं राजीव भाई के जाने के बाद, और ये विदेशी कंपनियों द्वारा और ये सरकारों द्वारा, माफिया द्वारा, ठीक है, उस पर भी हम अपनी नज़र मतलब रखे हुए हैं। हमारे साथी, बहुत से साथी जो हर समय इस पे काम कर रहे हैं गुरुकुलीय शिक्षा के ऊपर। बहुत अच्छे अच्छे आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे सूरत से हैं, मेहुल भाई हैं राजकोट से। इस तरीके से मतलब सब लोग लगे हुए हैं, तो हमें इकट्ठा होके लगना है। अब तो भारत में जितने ज़्यादा गुरुकुल होंगे उतने ज़्यादा ही मतलब अच्छी बात है। और एक चीज़ और, मतलब जो हमने गुरुकुल शुरू किया है, लेकिन उसमें बहुत सी समस्याएं ये आती है कि एक तो आचार्य का अभाव है, वो भी हो जाता है, लेकिन दूसरा क्या है कि राजीव भाई के समर्थक, जो अपने आप को राजीव भाई का समर्थक बोलते हैं, वो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजने के लिए तैयार नहीं है। ये मतलब एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले तो मतलब हम राजीव भाई को अच्छे से सुने, राजीव भाई को सुनना नहीं, हमने समझना है, ठीक है। उनको सुनने के बाद में जीवन बदल जाता है। हमारा बदला है। 5 साल बाद, पहले मेरे पास भी मतलब विदेशी बाइक थी, ठीक है, जो कुछ समय पहले ही राजीव भाई को सुनने से पहले खरीदी थी, तो वो बेची। और उसके बाद में मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब इतना बदलाव आया ज़िंदगी में। कुर्ते पजामे पे आ गए हम, पैंट कमीज डालते थे, यानी कि अब भी डालते हैं नौकरी में, जो मैं नौकरी करता हूँ वहाँ डालता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जो विदेशीपन था जो वो निकाला है। और कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे कपड़े हों वो मैं सिलवाऊँ। मैं कहीं बाजार से खरीद के लेके आता हूँ। मैं नौकरी के लिए पैंट कमीज डालता हूँ तो वो भी खादी का ही डालता हूँ, और जो कुर्ता पजामा है वो तो खादी का है ही है। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं, आप सब ये प्रयास करें, और जो कार्य राजीव भाई ने हमें सौंपा है उसको हम इकट्ठा होके करें। और इसके लिए हमने लॉकडाउन जैसे लगा था तो हमने एक अभियान शुरू किया था, राजीव दीक्षित एकीकरण अभियान, राजीव भाई समर्थक एकीकरण अभियान, जिसका लिंक मैं अभी नीचे बॉक्स में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप सब वो फॉर्म भर के, ठीक है, वो फॉर्म भर के इस अभियान से जुड़ें। और ये अभियान किसी व्यक्तिगत अमरिंदर गर्ग का या किसी मतलब दूसरे साथी का नहीं है, ये राजीव भाई समर्थकों का अभियान है, ठीक है। तो इसी के साथ मतलब मैं आपसे मतलब विदा लेना चाहूँगा। आप सबका धन्यवाद जिसने मतलब इतना मुझे सुना और अपना कीमती समय दिया। और दोबारा मैं गोविंदा भाई और नवीन भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना सुंदर प्रयास किया है कि राजीव भाई के जितने समर्थक हैं उनको लाइव आने का मौका दिया है और एक करने का प्रयास किया है। तो उनको इस कार्य के लिए साधुवाद। और 30 नवंबर जो राजीव भाई की पुण्यतिथि भी है, उनका जन्म दिवस भी है, और स्वदेशी दिवस के रूप में हम सब राजीववादी उसको मनाते हैं। तो आप सब अपने अपने एरिए में 30 नवंबर को मनाइए, राजीव भाई की पुण्यतिथि पर छोटा छोटा बड़े बड़े कार्यक्रम कीजिए। और कोरोना को लेके और दूसरे जो भी मतलब चीज़ें अभी चल रही हैं उनको लेके लोगों में जागृति लेके आइए। और जैसे कि अपने पास कुछ पैम्पलेट भी हैं, जो भाई को जिस भाई को वैक्सीन विरोधी पैम्पलेट हमने विकास पाटनी जी जो हैं उन्होंने हमें भेजे हैं 2000 के करीब, वो हम जल्दी ही लोगों तक पहुंचाएंगे अखबारों के माध्यम से। और दूसरा व्यक्तिगत हम उसको बांटेंगे चंडीगढ़ में। तो आप भी साथी जो अपने वहाँ पे बांटना चाहते हैं, ठीक है, वो अपनी मेल आईडी या अपनी मेल आईडी भेज दीजिए। हम उनको उसकी कोरल फाइल जो होती है जिसके माध्यम से प्रिंट आउट निकलते हैं, वो हम उसको उस साथी को भेज देंगे। जो साथी मतलब इसको चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में या अपना मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। जो पुस्तक की पीडीएफ है जो हमने तैयार की है उसकी पीडीएफ के लिए भी वो अपने को संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क पीडीएफ है। और जो मतलब इसके स्वर्ण प्राशन के निःशुल्क कैंप करना चाहता है साथी,
तो वो भी मुझे संपर्क कर सकता है। और जो कैलेंडर पुस्तक प्राप्त करना चाहता है, और देखो 10 रुपये की हमने इसकी कीमत इसीलिए रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजीव भाई के पास राजीव भाई के जो विचार हैं वो लोगों तक पहुँचे। राजीव भाई की आवाज़ के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक हमें राजीव भाई के विचार पहुँचाने हैं। इसलिए मतलब हमने ये पत्रिका तैयार की है। तो जो साथी इसको PDF के रूप में या मतलब हार्ड कॉपी इसकी मंगवाना चाहता है तो वो मुझे व्हाट्सअप करे। मेरा नंबर है 9729619647, 9729961947। ठीक है। तो आप सब साथियों का धन्यवाद। वंदे मातरम।